नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर को डिस्कस करेंगे। यह हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये हम प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जीएस का पेपर होगा अभी। चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। और कुल आपके 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 का, और 150 सवाल होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर पहले देख लेते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, और इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा जो है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क में सक्षम जो हैं तकनीकें की जाएंगी। ऑप्शन ए है केवल 1 या 2, यानी कि इंटरनेट, थिंग्स और एज कंप्यूटर। ऑप्शन केवल 2 और 3 ऑप्शन बी में, यानी कि एज कंप्यूटर और नेटवर्क स्लाइसिंग, या फिर केवल 1 और 3, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क स्लाइसिंग, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों। कौन सा होगा सही उत्तर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अंतरिक्ष मिशन और सूची 2 खोज। कैसिनी ह्यूजेंस के सामने बृहस्पति, जूनो के सामने शनि और उसके वलय, आर्टेमिस के सामने शुक्र और वेरिटास के सामने मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से लेकर मंगल तक। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपना। ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन है अपना यहाँ पर। ये किधर गया अपना, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। ऑप्शन है अपना ABCD के सामने जो है आपका 2, 1, 4, 3 का है। उसके बाद ABCD के सामने 3, 1, 4, 2 है। फिर ऑप्शन नंबर सी में 2, 3, 4, 1, और ऑप्शन डी में 3, 1, 2, 4। तो बताइए कौन सा आखिर सही होगा, यहाँ पर कौन सा लाइन सही है और आंसर के लिए। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका कपड़ा और सूची 2 में उत्पत्ति। अब ए के सामने है आपका लिनेन, के सामने नारियल का पौधा, बी में जटा है जिसे कायर कहते हैं, उसके सामने है सन का पौधा, सी में है मोहायर, उसके सामने बत्तख और गिज के पंख, और डी में है डाउन, उसके सामने अंगोरा बकरी। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। अब देख लेते हैं। यहाँ पर ABCD दिया हुआ है। ए में ऑप्शन है 1, 3, 2, 4, बी में है 4, 3, 2, 1, फिर आपका 2, 1, 4, 3, और फिर यहाँ 4, 1, 3, 2। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, किसके सामने वाला कौन सा सही है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि अपना टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। आप दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिक्रोसिस NCC कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी
उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा है, कौन सा जो है कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी अस्किरल जावा और ऑप्शन डी जावा। अस्किरल और 3 में अस्किरल है और डी में जावा है। अब नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन है अपना। यहाँ देखते हैं, केवल 1 और 2 यानी कि कोबरा और पाइथन, केवल 3 और 4 पाइथन और ये स्किरल और जावा, या फिर केवल 1, 2 और 3 यानी कि कोबरा, पाइथन और स्किरल, या फिर उपयुक्त में से सभी। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जो चैट जीपीटी आप यूज़ करते हो उसका जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, या फिर ऑप्शन बी GUID पार्टीशन टेबल, या फिर ऑप्शन सी ग्रुड पेगबोर्ड टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीभ का स्वाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। निम्नलिखित में से कूट का सही प्रयोग करके उत्तर को सही चुनना है। ऑप्शन ए 2, 5, 7, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 4 और 7, या फिर ऑप्शन डी 3 और 6। बताइए क्या होगा सही उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है अपना सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर सुमेलित है, कौन सा मैंने जोड़ा जो है सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोमिनिया खाने का विकार, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, या फिर एनोशिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, या फिर उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। देखिए पूछता है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ऑप्शन ए तारों का एक समूह, ऑप्शन बी घूमते न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन सी किसी तारे का विस्फोट, या फिर ऑप्शन डी किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सफ़ेद नीलम, ऑप्शन बी मोइसानाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, या फिर ऑप्शन डी क्यूबिक जिरकोनिया सीजेड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी टेरिलिन, ऑप्शन सी ट्वेड, या फिर ऑप्शन डी केवलर। आखिर बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछता है कि HMX का जो है क्या पूर्ण रूप क्या है। HMX का पूर्ण रूप क्या होगा। देखते हैं, पहला नंबर दिया है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, दूसरा नंबर है हाई डेंसिटी
मोनो एटॉमिक ज़ेनान, या फिर अपना तीसरा नंबर है हेज मोनेटाइजिंग जेनर करेंसी। चौथा नंबर है हर मैजस्टेम एक्सप्लोजिव। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर में अपना क्या चुनना है, 1 या 2 है सही, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या फिर 1 और 4 सही है। इसमें से कौन सा जो है फुल फॉर्म सही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन ए सोफिया, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी ऑप्टिमस। बताइए अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? ऑप्शन ए एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन बी दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, या फिर ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध थीम पार्क। बताइए मैनहट्टन परियोजना क्या है, इसका आंसर आप बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यह फिजिक्स का सवाल है, अच्छा सवाल है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यह क्लास अपना 10th का सवाल है। अगर आप फिजिक्स अच्छा से पढ़े हो तो अपने एनसीईआरटी में सवाल है। यह एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता के केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या फिर ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही आंसर इन सभी ऑप्शंस में से? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछता है कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विलेय का संघटन, ऑप्शन बी विलायक की सांद्रता, ऑप्शन सी विलेय का सांद्रता, या फिर ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल है हमसे। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीकाएं जो हैं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ऑप्शन ए जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, ऑप्शन बी एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, ऑप्शन सी SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, या फिर SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। क्या होगा सही आंसर इन सभी ऑप्शंस में से? आप बताइए। तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल जो है बिजली का कुचालक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नमकीन पानी, ऑप्शन बी संतरे का रस, ऑप्शन सी है नींबू का रस, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा तरल जो है बिजली का कुचालक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विकलिंग्स के द्वारा,
ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। बताइए किसके द्वारा यह खोज की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल पूछता है कि हमसे अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं जो हैं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन ए अलग अलग त्वरण होगा, ऑप्शन बी जिनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, या फिर ऑप्शन डी समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। क्या होगा सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं अपना। 22 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि वेक्टर टीके जो हैं प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। ऑप्शन ए किसी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, ऑप्शन बी शरीर में रोगजनकों पर सीधा हमला करके और उन्हें नष्ट करके, ऑप्शन 3 वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, या फिर ऑप्शन डी सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। बताइए किस तरह से प्रदान करने में कैसे काम करता है यह प्रतिरोधक शक्ति। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। लगातार नई परत को जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए निम्न स्खलन जिसे सबडक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी समुद्र तल का फैलाव, या फिर ऑप्शन डी संवहन। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है हमसे कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ऑप्शन बी पेंजिया सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी प्लेट सीमा सिद्धांत। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अब अगला सवाल कहता है 25 नंबर सवाल है। देखिए अपना ये पूछता है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। mRNA पद का विस्तारित रूप यानी ये फुल फॉर्म पूछ रहा है mRNA का, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अब अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि 26 नंबर एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। हमारा देखिए सवाल है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है हमारा चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए एसी जो है करंट को कैसे उत्पन्न करता है। चोक कुंडली के द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल हमारा देखिए कह रहा है कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है, क्या होता है। एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमा विहीनी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है आखिर धारा घनत्व। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा पूछता है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का जो वर्गीकरण है
वह किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। मेडिकल केमिस्ट्री का दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए औषधीय प्रभाव, ऑप्शन बी आणविक लक्षण, ऑप्शन सी रासायनिक संरचना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया का दर को धीमा करता है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक वर्धक, ऑप्शन बी समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी विषमांगी उत्प्रेरक या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर। कौन जो है प्रतिक्रिया का दर को धीमा करता है। अब अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं वह। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन सी हृदय में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह अपना बायो का सवाल है और ये सवाल तो ज़रूर बच्चों को करना चाहिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछता है कि देखिए यहाँ पे अच्छा सवाल है। अपना यहाँ सवाल हो गया कि शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबों का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है। जो शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर जो भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का जो पता लगाया गया है वह स्थान कहाँ पर है। तो वह स्थान गोवा तट के बाहर है, या लक्षद्वीप तट के बाहर है, या तमिलनाडु तट के बाहर है, या फिर उड़ीसा तट के बाहर है। बताइए क्या होगा सही उत्तर इस सवाल का। अगला सवाल 32 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि G20, देखिए अपना कितना बड़ा सवाल है यहाँ पर। अपना इतना बड़ा सवाल है कि भाई यहाँ से अपना सवाल है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपना वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, या फिर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। बताइए उपयुक्त में से कौन से आंकड़े सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, या फिर केवल 1 और 2। बताइए कौन सा G20 सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। 33 नंबर सवाल पूछता है कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। रूस के वैगनर भाड़े समूह का अपना मुखिया कौन है। सवाल ये है अपना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सर्गेई शोइगु, ऑप्शन बी है येवगेनी प्रोगाइजिन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन डी है वोलोडिमिर जेलेंस्की। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछता है ग्लोबल जेंडर गैप। देखिए पूछ रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच या UNDP के द्वारा। किसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
जारी की जाती है? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल अपना 35 नंबर सवाल पूछता है हमसे, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उन्होंने 66 वर्ष तक शासन किया और 90 के वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी बात कि जो एलिजाबेथ महारानी जो द्वितीय थी, सोचिए कि वह 90 साल के ऊपर तक जीवित रहीं। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के समय क्या उम्र थी। तो ये सब चीज़ों बच्चों को जानना चाहिए। और अभी टॉपिक पे आते हैं हम। तो हमारा टॉपिक पर सवाल यह है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस कथन को आप बताइए, क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? ऑप्शन ए, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, या फिर ऑप्शन बी, गौरव का मार्ग, ऑप्शन सी, रक्षा के लिए तालमेल, ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हमसे कि थाडिंग्योट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थाडिंग्योट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? चिली, नेपाल, जर्मनी या फिर म्यांमार। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल की ओर। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अपना इतना बड़ा सवाल है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपना इस तरह का सवाल दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, और या फिर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तीसरा है अपना 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। और फिर ऑप्शन डी है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। बताइए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 3 और 4 नंबर कथन, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 नंबर, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 और 4। बताइए कौन सा कथन सही है? अगला सवाल तो अपना 39 नंबर सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, दमदार सवाल एक तरह से देखा जाए तो। हमारा सवाल क्या कहता है? हमारा सवाल कहता है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों के में किसके संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन ए, मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना, ऑप्शन बी, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, ऑप्शन सी, एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, या फिर ऑप्शन डी, घरों की रसोई में पाइप के द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। बताइए क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल 40 नंबर सवाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में रंग और संयोजन है। बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर अपना। ए मैजेंटा है, उसके सामने हरा और नीला,
बी टील है, उसके सामने लाल और नीला, सी मोव, क्या लिखा हुआ अपना यहाँ पर देख लेते हैं तो जूम करके, मोव है सी ऑप्शन, इसमें नीला हरा सफ़ेद है मोव के सामने। और फिर डी में है सियान, इसके सामने है नीला लाल और सफ़ेद। तब बताइए कूट का प्रयोग करके इन सभी में कौन सा आंसर सही है। ए बी सी डी देखती है अपना मैजेंटा टील मोव सियान, इसके सामने वाला ए में लिखा हुआ है 2 3 4 1, बी में लिखा हुआ है 2 4 3 1, सी में लिखा है 4 2 1 3 और डी में लिखा है 4 3 4 2 1। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, सूची 2 वाला। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 41 नंबर सवाल अपना अच्छा सवाल है। ये भी लिखता है कि गहरे समुद्र में डूबने वाला पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी जहाज का नाम पूछा, पनडुब्बी का नाम पूछ रहा है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। ऑप्शन ए एल्विन, ऑप्शन बी फाल्कन, ऑप्शन सी ट्राइडेंट या फिर ऑप्शन डी टाइटन। बताइए इन सभी में क्या होगा सही उत्तर। आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी बड़ा सवाल है थोड़ा, हाँ चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। किस तरह से सम्मिलित करना है तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है सूची 1 में जूते फैशन सहायक सामग्री, और सूची 2 में लिखा हुआ है वितरण। अब इसके सामने देखते हैं, ए में बेरेट लिखा है, उसके सामने पुरुषों के जूते का एक प्रकार। बी में लिखा हुआ है स्टीलेटोज, उसके सामने एक प्रकार का धूप का चश्मा। सी में लिखा है एविएटर्स, उसके सामने एक प्रकार की टोपी। डी में चिग्रोन लिखा है, उसमें महिलाओं के जूते की एक प्रकार। और डी में लिखा है ब्रोंग, उसमें लिखा है अपना एक छूट गया, बेरेट है, स्टीलटोज है, एविएटर्स है, चिग्रोन हो गया, हाँ ब्रोंग हो गया, उसमें लिखा है एक प्रकार का केस विन्यास। तो इन दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन देखते हैं अपना ए बी सी डी ई है अपना, यहाँ देख लीजिए। और ए बी सी डी ई में अपना सूची 2 को हमको ध्यान रख कर चलना है। सूची 2 में पहला है 3 2 1 4 5, बी में है 3 4 2 5 1, सी में है 5 3 2 4 1 और डी में है अपना, डी में देख लेते हैं। डी में लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर सही है। अगला सवाल 43 नंबर सवाल हमसे पूछता है, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। देखिए यह सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है, तो ये प्रीवियस ईयर सवाल हम जो 69th वाला जीपीएससी है उसके अनुसार देखकर चल रहे हैं। तो ये करंट अफेयर में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी साराजेवो, ऑप्शन सी एथेंस या फिर ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 44 नंबर सवाल, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखिए पूछ रहा है, खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। अब देखते हैं, पहला नंबर है फ्लशिंग मीडोज़,
उसके सामने फ्रेंच ओपन। दूसरा नंबर है विनस रोज वाटर डिश, उसके सामने है विबल्डन ट्रॉफी महिला। फिर तीसरा नंबर है रोलैंड गैरोस यूएस ओपन। फिर चौथा नंबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, इसके सामने है डाफने अकुसट मेमोरियल कप। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन देखते हैं 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी है अपना। ऑप्शन डी क्या था? तो 2 और 4। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 45 नंबर सवाल। वह पूछता है हमसे कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि MTSI कार्य को पूरा किया। ऑप्शन देखते हैं। ए में 40, ऑप्शन बी में 233, ऑप्शन सी 576, ऑप्शन डी 984, 40 टू 133, 576 और 984। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 46 नंबर सवाल पूछता है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, या फिर ऑप्शन डी मेघालय। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसे कि मनोरिया एमिस कहते हैं मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, यह प्रीवियस ईयर है तो हमें उस समय का देखकर चलना है, 69 BPSC के समय का। ऑप्शन ए नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत की एक अभिन्न अंग घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी रूस। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 पूछता है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांस्य, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 50 नंबर सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। ऑप्शन ए ग्रेड 6, ऑप्शन बी ग्रेड 8, ऑप्शन सी ग्रेड 10, या फिर ऑप्शन डी ग्रेड 12। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 51 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते जिसे कि ECTA पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए
यूएई, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी यूके। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है हमसे कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल अपना 53 नंबर सवाल है, पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से पहले पादप परागन को जिन्हें टिलिया डर्बेविड्स कहा जाता है के टिलिया डेम्ब्री जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी चीन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? आप देख रहे हो यहाँ पर करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है बीपीएससी में। आप देखो करेंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज। देखिए आप ये देखिए वेटेज अपना, फिर आपका सामने अपना ये अपना करेंट अफेयर, मतलब हर जगह पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो करंट अफेयर का बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत अधिक है। अगला सवाल 54 नंबर सवाल कि सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी महासागर या फिर ऑप्शन डी मीठे पानी का ग्लेशियर। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? देखिए ये आपका जो सवाल है ना, ये सवाल डायरेक्ट आपका बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सवाल आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, जानवरों के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी मुझसे पढ़ सकती हो। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को जो बुक्स आती है एनसीईआरटी की, वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से बाय नोट्स बाय लैंग्वेज डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप उन क्लासेस में जुड़ना ना भूलिएगा। और इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को नहीं पता था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन से इंडिया गेट या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अगला सवाल 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर सवाल हमसे क्या पूछता है? वह पूछता है कि भारतीय संविधान में, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? डायरेक्ट संविधान, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल हमसे पूछता है अपना, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल 58 नंबर सवाल, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन सी यूएस डॉलर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सी मुद्रा महंगी है। ये 69 बीपीएससी में सवाल था, तो उस समय के हिसाब से आपको देखकर चलना है कि कौन सी मुद्रा सही है। अगला सवाल, फिर क्वेश्चन नंबर 60। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2030 या फिर ऑप्शन डी 2047। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आजीविक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। बताइए स्तूप जो है, चैत्य है और विहार है, किससे संबंधित है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक हम अगले सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का कांच का बर्तन, ऑप्शन बी एक धातु शिल्प, ऑप्शन सी एक प्रकार की कढ़ाई या फिर ऑप्शन डी एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहले देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। कथन है हमारा, यह बिहार का वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा नंबर है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और चौथा नंबर है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? बताइए। पूछ दिया, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल, अपना 64 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? आगमन का कारण, ऑप्शन अपना पहला नंबर लाइन है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। या फिर चौथा नंबर, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सही है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कैमरे या फिर ऑप्शन डी ब्रोच। बताइए वह कौन सा बंदरगाह था जिसे मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? अगला सवाल देखते हैं, 66 नंबर सवाल। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी किस समय? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या फिर विजयनगर प्रशासन में? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67।
बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बाग में, ऑप्शन बी एलोरा में, ऑप्शन सी अजंता में, ऑप्शन डी बादामी में। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68। जरा पहले तो कथनों पर देख लेते हैं, कथन क्या है यहाँ पर। तो हमारा कथन है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था, और वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत दौरान, मतलब उनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके शासनकाल के दौरान भारत में दौरा किए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा आखिर सही होगा। अगला सवाल 69 नंबर सवाल पूछता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 क्या कहते हैं और सूची 2 क्या कहता है? ए में चरक हैं, चरक के सामने गणित, बी में ब्रह्मगुप्त, उनके सामने चिकित्सा, ऑप्शन फिर सी में है वराह मिहिर, उनके सामने नाटककार, और डी में है विशाख दत्त, उनके सामने ज्योतिष। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए बी सी डी है, ए बी सी डी में पहला में है 2 1 4 3, बी में है 1 2 3 4, सी में है 3 2 4 1, या फिर डी में है 1 4 3 2। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित सही है इसमें से। अगला सवाल 70 नंबर सवाल हमसे पूछता है, देखिए इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? अगला सवाल 71 नंबर सवाल, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म का किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम भारत। कौन सा उत्तर सही है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अपना 72, वुड के 1854। देखिए यहाँ पर सवाल है कि वुड के 1854 में के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार कथन देख लेते हैं। इनमें इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। और दूसरा कथन है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। बताइए वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही था। अगला सवाल 73 नंबर, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए चेरो राजवंश, ऑप्शन बी ओयनिवार राजवंश, ऑप्शन सी कनाट राजवंश, ऑप्शन डी पिथिपति। किसके शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ? आपका इसका उत्तर दीजिए, उत्तर कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल 74 नंबर पूछता है हमसे कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? बहुत इजी सवाल है। अभी मैं एनसीईआरटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 6 के नोट्स से, उनको उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया है।
तो आप उन क्लासेस को देखना ना भूलिए। एनसीईआरटी के क्लास 6 का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको बहुत इजी तरीके से आप यह चीज़ सॉल्व कर पाओगे। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। क्या होगा सही उत्तर? अगला सवाल 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर कथन, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया है था। दूसरा नंबर कथन है, इससे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा कथन है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। जरा ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक या दो कथन सही है, केवल 2 और 3 कथन सही है, केवल एक कथन सही है, या फिर 1, 2 और 3 सारे सही हैं। बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है। ऑप्शंस आपके नीचे हैं। अगला सवाल 76 नंबर। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ऑप्शन बी, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ऑप्शन डी, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। कौन सा उत्तर सही? बताइए इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से हैं। अपना थोड़ा सा इस पेज को आपका इक्वल में आ जाएगा। हाँ चलिए, इक्वल में आ गया। अब आप बताइए, कथन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शंस अपने साइड में हैं। केवल एक या दो कथन, केवल एक और दो। बी में है केवल 1, 3 और 4। सी में है केवल 2, 3 और 4। या फिर डी में 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन सा कथन सही है 76 नंबर सवाल का? आपके कथन कुछ इस तरह से हैं और ऑप्शंस आपके ऊपर में दिए गए हैं, तो इन्हें मिलाकर बताइए कौन सा सही है। अगला सवाल 77 नंबर सवाल। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए, कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन बी, कामंदक के द्वारा। ऑप्शन सी, चरक के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है? अगला सवाल 78 नंबर। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब बताइए, किताबों से भी पूछा गया है सवाल, कौन सा किताब किसके द्वारा लिखा गया था। तो इन चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी है। इन सब का भी मैं क्लासेस कुछ दिनों में लेकर आऊँगा। चलिए देखते हैं, फुतुहात एवं आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए, ईश्वर दास नागर। ऑप्शन बी, भीमसेन। ऑप्शन सी, हरिदास। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल 79 नंबर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल 80 नंबर सवाल है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ऑप्शन ए, 1912 में। ऑप्शन बी, 1936 में। ऑप्शन सी, 1947 में। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है? अगला सवाल 81 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछता है हमसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन देख लेते हैं। अब कौन सा कथन इसमें से गलत है, इस बारे में यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे झील का पानी है। ऑप्शन फिर दूसरा नंबर है कथन है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा नंबर, इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। और चौथा नंबर, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, बताइए इसका ऑप्शन। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 2 कथन गलत है, 2 और 4 कथन गलत है, 3 और 4 या फिर 1 और 3 कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन अपना इसमें गलत है। चलिए 82 नंबर सवाल देखते हैं। 82 नंबर सवाल हमसे पूछता है, आप एक चीज़ इसमें गौर करो, मैंने गौर किया बहुत सारे चीज़ों में कि जो बीपीएससी में है ना, कथन और निष्कर्ष वाले एक तरह से सवाल दिए हैं। बताइए, पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं। अब तक हमने शायद 8 से 10 कथन वाले सवाल किए हैं, और ये मतलब इसका आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जो कथन वाले सवाल हैं इसका प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरह से करो। सच में जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है बीपीएससी का, वो बहुत ही मज़ेदार होगा बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं कथन वाले सवाल। अब क्या है इसमें, 80 नंबर सवाल है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। कथन नंबर 2, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल देखिए, फिर आ गया सुमेलित करने वाला। ये मतलब कथन और सुमेलित वाले सवाल इसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जीएस सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं सवाल अपना थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। सूची नंबर 1 है खोजकर्ता और सूची नंबर 2 है जन्म स्थान। ए में सामने दिया हुआ है क्रिस्टोफर कोलंबस के सामने पुर्तगाल, बी है जैक्स कार्टियर उसके सामने यूनाइटेड किंगडम, सी है सर फ्रांसिस ड्रेक इसके सामने इटली, और ऑप्शन फिर डी में है फर्डिनेंड मैगलन इनके सामने फ्रांस। कौन सा कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। ए बी सी डी में ए के सामने है अपना 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी के सामने है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी के सामने है अपना 3 4 1 2, और फिर ऑप्शन नंबर डी के सामने है 1 4 2 3। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 84 नंबर सवाल, यूएई के रियासती राज्य हैं कौन कौन से। यूएई के रियासती राज्य हैं कौन कौन से। क्वेश्चंस देखते हैं अपना। ऑप्शंस यहाँ पर है। ऑप्शन ए अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा। ये अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दुबई, शारजा, अजमान, जेदा, कुवैत, बहरीन, अल कैन। ऑप्शन नंबर सी अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा, रियाद, दम्मा, ताइफ, दुबई। ऑप्शन नंबर डी शारजा, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, बहरीन, कुवैत। बताइए कौन कौन से रियासती राज्य हैं यूएई के। अगला सवाल 85 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। ऑप्शन ए ओरमांझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी हेहल या फिर ऑप्शन डी नगरी। बताइए कौन सा गांव से निकलती है, किस गांव के पास से निकलती है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। अगला सवाल 86 नंबर सवाल, फिर से देखिए अपना कूट वाले शब्द आ गए हैं इसमें।
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, चौथा है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए में एक और चार, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 2 और 4। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। फिर से कथन वाले सवाल। पहले कथन पढ़ते हैं फिर उसका ऑप्शन देखेंगे कि गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गंगा नदी में डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा नंबर है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा नंबर है, यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा है, इससे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब अगला सवाल, इसी में कथन पर बताइए कौन सा कथन सही है इन चारों कथनों में। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3, 4 या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सही है इन सभी में से? आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 88 नंबर, गंडक नदी का दूसरा नाम पूछ रहा है। बताइए गंडक नदी का दूसरा नाम पूछ रहा है, उसका दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन? कौन सा आंसर सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी जमुई। कौन सा जिला में सोना पाया जाता है? बताइए। अगला सवाल 90 नंबर सवाल, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 91 नंबर सवाल, अभिकथन और कारण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं असर्शन और रीजन। तो चलिए असर्शन रीजन भी आ गया। असर्शन है अपना, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कथन है जो कि रीज़न है, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण और अभिकथन की सही व्याख्या है। पहला में है कि असर्शन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला ऑप्शन इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन, अभिकथन गलत है पर कारण सही है। चौथा नंबर, अभिकथन सही है पर कारण गलत है। बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 काफ़ी बड़ा में है सवाल, तो चलिए देखते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ए में है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, उसके सामने दिया हुआ है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा
मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। बी में है विंध्यन चट्टान प्रणाली, उसके सामने पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। फिर तीसरा नंबर है काटरनरी चट्टान प्रणाली, उसके सामने दिया हुआ है सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। चौथा नंबर है तृतीयक चट्टान प्रणाली, उसके सामने बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्टजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। अब इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए में ABCD है, उसके सामने 3 4 1 2। ऑप्शन बी में 1 4 3 1 1 3 2 4। ऑप्शन सी में है 2 3 4 1। ऑप्शन डी में है 4 2 3 1। बताइए कौन सा इसमें सही है। लीजिए मैंने पेज को जूम आउट कर दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 पूछता है हमसे निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ऑप्शन मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बताइए कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। ज्योग्राफी के सवाल पूछे जा रहे हैं अच्छे तरह से। ऑप्शन ए 6 बजे शाम का समय PM लिखा हुआ है, 4 बजे शाम के समय, 7 बजे शाम के समय या 6 बजे सुबह का समय। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल अपना 95 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले कथन पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। कथन ए में है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बी में है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। सी में है कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और डी में पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। अब कथन हमने देख लिए। ऑप्शंस कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना ऑप्शंस, अच्छा हाँ यही ऑप्शन, सॉरी यही जो कथन सही है। बताइए अपना ऑप्शन सही है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, या फिर अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, और पेट्रोलियम भंडार अरावली में पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल 96 नंबर सवाल पर जाते हैं। ग्लोब में देखिए पूछता है कि ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 178, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही है जो कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं में कितनी हैं। अगला सवाल 97 नंबर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 98 नंबर 98 नंबर सवाल। किस पठार पर कर्क रेखा
तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल 99 नंबर सवाल, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। चलिए 100 नंबर सवाल, अगला सवाल देखते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल 101 नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। थोड़ा विचार लायक सवाल है, विचार करने लायक सवाल है, जरा विचार कर लिया जाए कथन वाले। हाँ, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा नंबर, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। ऑप्शन फिर तीसरा नंबर है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। और चौथा नंबर है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 के में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। अब जरा देख लेते हैं ऑप्शंस, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1 और 3। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इनमें से कौन सा कथन आखिर सही है। अगला सवाल 102 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा में इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा है, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47। अब चौथा नंबर है, यहाँ पर है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इससे पहले सब में इक्वल में ले और सभी को, तो चलिए इक्वल में आ गया। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। देखिए ऑप्शंस अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। कौन सा कथन गलत है। अगला सवाल 103 नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले बहुत सवाल हैं यहाँ पर। अब पूछता है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ऑप्शंस ए, पहला ऑप्शन है ये अपना, कौन से लाइन सही है। आदिम लक्षणों के संकेत। दूसरा नंबर विशिष्ट संस्कृति। तीसरा नंबर बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। या फिर चौथा नंबर पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। बताइए कौन सा उपयुक्त सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर उपयुक्त में से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
अगला सवाल 104 नंबर, निम्नलिखित भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑप्शन डी कनाडा। कौन सा उत्तर सही है? मौलिक अधिकारों का विचार जो है किस देश से लिया गया, विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 हमसे कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 106 नंबर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी संसद। बताइए किसके पास है वह अधिकार है। अगला सवाल 107 नंबर सवाल, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति या फिर ऑप्शन डी भाषाई अल्पसंख्यक। कौन सा उत्तर सही है? अगला सवाल 108 नंबर सवाल, निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए किस मुकदमे पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। पहले सुमेलित करने का देख लेते हैं कि सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों के और उनकी स्थापना का वर्ष सूची 2 में दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। सूची 1 राजनीतिक दल और सूची 2 स्थापना के वर्ष। तो फिर यहाँ से चलिए, हाँ चलिए ठीक मिल गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसके सामने 1964। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके सामने 1998। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, उसके सामने 1965 या फिर डी नंबर ऑप्शन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस NITC, ऑप्शन उसके सामने दिया 1984। अब कूटनीति का प्रयोग देख लेते हैं, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ABCD चारों में, ए में दिया है 1 3 4 2, बी में दिया है 2 1 4 3, सी में है 2 1 3 4 या फिर डी में है 3 4 1 2। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 110, किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 का 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122 का 2, अनुच्छेद 120 का 1 या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 111 नंबर। 111 नंबर सवाल, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FIR में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पहला नंबर विदेशी मुद्रा संपत्तियां FCA, दूसरा नंबर है सोना, तीसरा नंबर है विशेष आहरण अधिकार जिसे SDR कहते हैं, और चौथा नंबर है आरक्षित किस्त स्थिति। अब कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 112 नंबर सवाल,
कथन और निष्कर्ष वाले, मैंने बताया ना कथन वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करके जाना। तो चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन को थोड़ा जूम कर लिया जाए। कथन कुछ इस प्रकार से, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा नंबर है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तीसरा नंबर, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा नंबर, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अब जरा उपयुक्त इसमें से कौन सा कथन सही है? कथन मैंने पढ़ दिया। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 113 नंबर सवाल, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर के बारे में ऑप्शन, कथन में पहला अपना लाइन है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच में मृत्यु की संभावना जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तीसरा, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चौथा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। बताइए कौन सा कथन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। और पहला नंबर, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा नंबर, ज्ञान में वृद्धि करने को। तीसरा नंबर, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। चौथा नंबर, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, केवल 1 और 2, 3 और 4, या फिर अपना केवल 4। बताइए क्या होगा सही उत्तर 114 नंबर का। अगला सवाल 115 नंबर सवाल है। कुछ इस प्रकार से, थोड़ा कथन को देख लिया जाए। कथन कुछ इस प्रकार से है। पहला नंबर, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा नंबर, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा नंबर, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। चौथा नंबर, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। बताइए कौन सा कथन सही है। 1, 2 और 3, 2, 3, 4, केवल 4, या फिर केवल 1 और 2। कौन से कथन इसमें से सही है?
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116, औद्योगिकी नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन ए केवल ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1952 में या फिर ऑप्शन डी 1950 में। बताइए किस वर्ष में अपनाया गया। अगला सवाल 117 नंबर, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। पहला हाँ, कथन कुछ इस प्रकार से, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। दूसरा नंबर, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा नंबर, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। और चौथा नंबर है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। अब बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। कथन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कथन एक, ऑप्शन एक 1 और 4, दूसरा नंबर है 2 और 4, तीसरा है जो कि ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 2 और 3। मैं जूम कर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ऑप्शंस कौन सा कथन गलत है इन सभी में से, तब बताइए कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 118 नंबर सवाल कहता है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ इस प्रकार से, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा नंबर, यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा नंबर, CORS का मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों जहां पर आबादी हो ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन बी में है 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी है 1 और 4। बताइए कौन से ऑप्शंस इसमें गलत हैं। अगला सवाल मतलब कौन सा कथन जो है गलत है। अगला सवाल 119 नंबर सवाल, किसी वित्तीय आपातकाल में की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला नंबर, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा नंबर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला तीसरा नंबर है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा नंबर है,
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। ऑप्शंस अपने हैं, पहला ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 और चौथा है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर है, कौन सा कथन मतलब जो लाइन है वह सही उत्तर देता है। 119 नंबर का सवाल यह है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला नंबर, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा नंबर, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा नंबर, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा नंबर, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। चौथा नंबर, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3, 4 चारों। बताइए कौन सा उत्तर इसमें से सही है। 120 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, 121 नंबर सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवृत्ति का वर्णन करते हैं। पहला लाइन, निजी क्षेत्र में कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। तीसरा नंबर, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। चौथा नंबर, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। या फिर अपना चलिए देख लेते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, केवल 1 और 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 4। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 122 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वह आपका 69 बीपीएससी को लेकर चलिएगा। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। कुल आपके 5,98,000, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3,20,000, ऑप्शन सी 7,80,000 या फिर ऑप्शन डी 2,34,000 क्या जनसंख्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 123 की ओर, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ऑप्शन बी, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। ऑप्शन सी, व्यय कृषि पर होता है। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल 124 नंबर सवाल, वैश्वीकरण। देखिए यहाँ पर अच्छा सवाल है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसने वस्तुओं और सेवाओं के में व्यापार का विस्तार किया है। ऑप्शन बी, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। ऑप्शन सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो सत्य है वह नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 125 नंबर सवाल, विचार करने वाले सवाल हैं थोड़े से। संघ सरकार में वित्त में
के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कुछ इस प्रकार से, थोड़ा विचार कर लेते हैं भाई। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा नंबर, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। तीसरा नंबर, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। अब चलिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 व 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला सवाल 126 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 126 नंबर सवाल देखिए। 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 127 नंबर। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी बटक मियाँ। यहाँ देखिए ऑप्शन बी बटक मियाँ है, ऑप्शन सी मीर बकवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था। इन चारों में आखिर कौन से ऑप्शन सही है। मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, मीर बकवाल या इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है 128 नंबर सवाल है। 1937 से लेकर 38 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जय प्रकाश नारायण, सी में है स्वामी सहजानंद सरस्वती या डी है पीर अली अहमद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। 129 नंबर सवाल है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, होम रूल आंदोलन। दूसरा, सूरत विभाजन। तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह। चौथा, मिंटो मॉर्ले सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। कौन सा क्रम इसमें से सही है। ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी 2 4 1 3, ऑप्शन सी 1 4 2 3 या फिर डी ऑप्शन 2 3 1 4। बताइए कौन सा आखिर इसमें से सही होगा क्रम के अनुसार। चलिए अगला सवाल 130 नंबर सवाल है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए स्ट्रैची कमीशन, ऑप्शन बी शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या फिर ऑप्शन डी एल्बर्ट बिल। बताइए इन चारों में से कौन से ऑप्शन लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि, ऑप्शन बी सुगौली संधि, ऑप्शन सी बेसिन संधि या फिर ऑप्शन डी सालाबाई संधि। वह ऑप्शन कौन सा सही होगा जो कि बक्सर की लड़ाई के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उसके बाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 132। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना जो है पटना में स्थापित किया था। 1635 में, 1632, 1643 या फिर 1648। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अगला सवाल 133 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद हड़ताल या फिर रॉलेट सत्याग्रह। वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए अब देखते हैं 134 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। 134 नंबर सवाल हमारा सन 1942 में, देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी में अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। और एक और सवाल, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम पे कौन सा रेलवे स्टेशन बिहार में है? इसका भी जवाब मुझे दीजिएगा। अगला सवाल 135 नंबर सवाल देख लेते हैं। 135 नंबर सवाल है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, ऑप्शन बी क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया, ऑप्शन सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की और ऑप्शन डी चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। बताइए वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 136 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सवाल देखते हैं, पहले सूची को मिला लेते हैं। पहला सूची कहता है अपना, और दूसरा सूची भारत सेवक समाज अपना दिया हुआ है, उसके सामने देवेंद्र नाथ टैगोर, बी में तत्वबोधिनी सभा, उसके सामने गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन सी के सामने जो आत्मीय सभा है उसके सामने राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। शायद टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है इसलिए शायद लास्ट में टाइप कर दिया हो। चलिए देखते हैं कौन से दिए गए हैं ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन है अपने ए में ABC, उसके सामने है 2 1 3, बी में है अपना 2 4 3, और फिर सी में है 1 2 3 और डी में है 1 4 3। यह सूची 2 भी सही है आपका। लास्ट में जो केशव चंद्र सेन है वो टाइपिंग बिल्कुल सही है। बस इन तीनों में हमें मिलाना है कौन कौन से लोग सही हैं। 2 1 3 सही है, 2 4 3 सही है, 1 2 3 सही है या फिर 1 4 3 सही है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 137 नंबर सवाल, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थीं? अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और वह भारत के किस राज्य की थीं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर 138 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वेट, हाँ चलिए देख लेते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए पी लॉरेंस, ऑप्शन बी AV अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी J एंड्रियो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। यह उपयुक्त में से किस नेता के थे यह विचार? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता के थे? ऑप्शन देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं अपना हम। निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931 या फिर ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर 141 नंबर सवाल हमारा कहता है, देखिए रीजनिंग आ गया अपना इधर। चलिए रीजनिंग को देख लेते हैं, क्या सवाल है भाई। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को डॉलर, डिवाइड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज लिखा जाता है और बिड को हज, परसेंट, डिवाइड और इनटू लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मिड शब्द को कैसे हम लिखे जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। बताइए आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सॉल्व कीजिए इसको। ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से जल्दी इसको 30 सेकंड के अंदर में आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। देखिए 142 नंबर सवाल कहता है कि क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है एवं उत्तर की ओर यात्रा करता है। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ऑप्शन ए एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। ऑप्शन बी एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है। ऑप्शन सी टी उत्तर की ओर यात्रा करता है या फिर डी एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 143 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट को बढ़ाता है। ठीक है, 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% है, तब पड़ोसी को वापस बेच देता है। पड़ोसी को 10% जो है वह वापस बेच देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। चलिए देख लेते हैं। रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, या सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, या दोनों बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर 143 नंबर सवाल कर लिए। 144 नंबर सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म का खोजना है। वह युग्म कौन सा है ज़रा देख लिया जाए। ऑप्शन ए मिलिनरी टोपियाँ, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज़ या फिर स्नॉबरी जूते। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की ओर 145 नंबर सवाल की ओर रुख करते हुए, ये अपना श्रृंखला से सवाल है, नंबर सीरीज से। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन है अपना 132, 156 क्वेश्चन मार्क, फिर 210, 240, 272। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 196, 182, 199 या फिर 204। इन चारों में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताइए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप इसे सॉल्व कर लो 30 सेकंड के भीतर में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 146 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या को चुनना है। यहाँ पर अपना 44, 52, 58, 49 क्वेश्चन मार्क, 35, 37, 41, 53। बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 56 आएगा, 77 आएगा, 66 आएगा या 63 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर रुख करते हुए 147 नंबर सवाल हमसे कहता है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार हैं, इसे विचार कीजिए। कथन है अपना, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 108 रन स्पिनरों के द्वारा बनाए गए। निष्कर्ष, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे।
दूसरा, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए केवल एक कथन का अनुसरण करता है। केवल दो जो है कथन का अनुसरण करता है। एक और दो दोनों कथन का अनुसरण करते हैं, या फिर न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगला सवाल 148 नंबर सवाल। एक कूट भाषा में यदि ग्रेड को 7182222620 और मोंक को 13121411 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विगोरस को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने यह रहे। जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। बेजोड़ को खोजना है। कौन सा बेजोड़ है इसमें? QWZB, BHKM, WCGJ, MSVX। कौन सा इसमें से बेजोड़ है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। QWZB, MSVX, WCGJ या BHKM। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगला सवाल। एक कंपनी की 4 शाखाएं, ठीक है, एक कंपनी की 4 शाखाएं M, N, O और P पर स्थित है। M N के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। P O के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। N O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। M और P के बीच में दूरी किलोमीटर में क्या है? ऑप्शन ए 5.34, ऑप्शन बी 6.74, ऑप्शन सी 28.5 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अगला सवाल समाप्त हो गया। हमारा सवाल यहीं तक था। तो अगर आपको यह क्लास जीएस का अच्छा लगा हो, जो कि हमने बीपीएससी का 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा है, और इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी के क्लासेस ले रहा हूं। हमने इस सवाल में बहुत सारे सवाल एसेशन और रीजन से देखे हैं। बहुत सारे सवाल थे मिलान वाले थे। तो इन सब चीज़ों को आप बारंबार रिपीटिशन करके जाना। बीपीएससी में यह बहुत अधिक सवाल पूछे गए हैं पिछले बीपीएससी में, जो 69 बीपीएससी था। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसके मेंस की क्लास पर। धन्यवाद।